नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम ब्याज दर निर्धारण के आधुनिक सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आधुनिक सिद्धांत के अनुसार ब्याज दर के 4 निर्धारक हैं। पहला बचत फलन, दूसरा निवेश फलन, तीसरा तरलता वरीयता फलन और चौथा है मुद्रा की मात्रा। इन 4 चरों या तत्वों के बीच संतुलन एक साथ ब्याज की दर और आय के संतुलन स्तर को निर्धारित करता है। किन्स के विश्लेषण में ये सभी चारों तत्व शामिल थे, लेकिन वह ब्याज के निर्धारण सिद्धांत को बनाने के लिए इन चारों तत्वों को एकीकृत नहीं कर सके थे एक ही सिद्धांत में। ब्याज के एक पूर्ण और निश्चित सिद्धांत पर पहुंचने के लिए इन किन्सियन उपकरणों का उपयोग हिक्स और हैंसन ने किया था। आधुनिक सिद्धांत प्रतिष्ठित ब्याज सिद्धांत एवं केन्सियन ब्याज सिद्धांत का एकीकृत रूप है। प्रतिष्ठित ब्याज सिद्धांत हमें यह नहीं बताता कि ब्याज की दर क्या होगी, बल्कि ये हमें IS वक्र देता है। IS वक्र एक ऋणात्मक ढाल वाला वक्र है जो ब्याज की विभिन्न दरों पर आय के विभिन्न स्तरों को दर्शाता है। इसी तरह से तरलता वरीयता सिद्धांत यानी कि केन्सियन ब्याज सिद्धांत ब्याज की दर नहीं बताता, बल्कि वह भी केवल LM वक्र देता है। LM वक्र एक धनात्मक ढाल वाला वक्र है जो आय के विभिन्न स्तरों पर ब्याज की विभिन्न दरों को दर्शाता है। अब यहाँ पर जो IS वक्र है, जो कि हमें प्रतिष्ठित ब्याज सिद्धांत से प्राप्त हो जाता है, वह ब्याज की विभिन्न दरों पर आय स्तर क्या होंगे उनको बताता है। और LM वक्र जो कि हमें किन्स के सिद्धांत से प्राप्त होता है, वह हमें आय के विभिन्न स्तरों पर ब्याज की दर क्या होगी अलग अलग उनको बताता है। IS वक्र बचत और निवेश की समानता द्वारा निर्धारित आय स्तर और ब्याज की दर के बीच संबंध को दर्शाता है, जबकि LM वक्र मुद्रा की मांग और आपूर्ति की समानता द्वारा निर्धारित ब्याज की दर और आय स्तर के बीच संबंध को दर्शाता है। यहाँ पर दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि जो आय स्तर का निर्धारण होता है वह बचत और निवेश की समानता के द्वारा होता है, यानी कि जहाँ पर बचत और निवेश परस्पर बराबर होते हैं वह संतुलन आय स्तर होता है, और जहाँ पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की आपूर्ति परस्पर बराबर होते हैं वह संतुलित ब्याज दर होती है। IS वक्र प्रतिष्ठित ब्याज सिद्धांत या ऋण योग्य निधि सिद्धांत परिवार को यानी कि लोगों को आय के विभिन्न स्तरों पर बचत वक्र प्रदान करता है जो निवेश वक्र के साथ मिलकर IS वक्र देता है। निवेश मांग अनुसूची को देखते हुए, अर्थात ब्याज की विभिन्न दरों के अनुरूप निवेश स्तर को देखते हुए, परिवार की बचत अनुसूचियाँ बचत और निवेश के बीच समानता के विभिन्न बिंदु देती हैं। यानी कि ऐसे कई संयोग होते हैं बचत अनुसूची में जो जहाँ पर वो निवेश के बराबर होती है, और ये जो बिंदु हैं समानता के, ये आय के विभिन्न स्तरों के अनुरूप ब्याज की विभिन्न दरों को दर्शाते हैं कि अलग अलग ब्याज दरों पर यानी कि ये बचत और निवेश परस्पर बराबर होते हैं। इस प्रकार IS वक्र जो है, जो कि बचत और निवेश की समानता को दिखाने वाला बिंदु पथ है, ये वास्तविक क्षेत्र अर्थात वस्तु या उत्पाद बाजार में संतुलन को दिखाता है। IS वक्र आय के स्तर और ब्याज दरों के विभिन्न संयोजनों को दर्शाता है, या ये कह लीजिए कि IS वक्र आय के स्तर और ब्याज दरों के उन सभी संयोजनों को दर्शाता है जिस पर कुल वास्तविक बचत और कुल वास्तविक निवेश परस्पर बराबर होते हैं। तालिका में IS अनुसूची की व्युत्पत्ति की गई है। इस तालिका में देखते हैं, ये निवेश अनुसूची है। विभिन्न ब्याज दरों पर निवेश का स्तर यहाँ पर दिखाया गया है। जब ब्याज की दर 5% होती है तो निवेश 20 करोड़ रुपये होता है। इसी प्रकार से जब ब्याज दर घटती है, घट कर के 4 हो जाती है, तो निवेश बढ़ कर के 30 करोड़ रुपये हो जाता है। इसी प्रकार से ये घटते हुए जब 2% पर आ जाती है ब्याज दर, तो निवेश का स्तर बढ़ करके 50 करोड़ रुपये हो जाता है। यानी कि ब्याज दर और निवेश के बीच विपरीत संबंध होता है। दूसरा है बचत अनुसूची। बचत आय पर निर्भर करती है। आय के बढ़ने पर बचत बढ़ती है। जब आय का स्तर 200 करोड़ रुपये है तो बचत जो है वो 20 करोड़ रुपये है। इसी प्रकार से जब आय स्तर बढ़ता है और 400 करोड़ रुपये हो जाता है
तो बचत भी बढ़ कर के 30 करोड़ रुपये हो जाती है। और ये वो बचते हैं, आय और बचत का वो कॉम्बिनेशन है जो निवेश के बराबर बचत को करता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आय का वो स्तर हमने यहाँ पर दिखाया है जिन पर बचत निवेश के बराबर होती है, या ये कह लीजिए कि ब्याज दर और आय का वो कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पर लिया है जहाँ पर बचत और निवेश परस्पर बराबर है। इन दोनों को ही हम यहाँ पर दिखाएंगे, ब्याज दर और आय स्तर को। तो ये होगा हमारा IS अनुसूची जहाँ पर ब्याज दर और आय स्तर को दिखाया गया है। ये ब्याज दर और आय स्तर दोनों ही उन संयोगों को दिखाते हैं जो बचत और निवेश को परस्पर बराबर करते हैं। जैसे कि आय 200 करोड़ रुपये होगी तो बचत होगी 20 करोड़ रुपये, और ब्याज दर 5% होनी चाहिए, तब निवेश 20 करोड़ रुपये होगा। यानी कि परस्पर बचत और निवेश आपस में तब बराबर होंगे जब ब्याज की दर 5% और आय स्तर 200 करोड़ रुपये होगा। इसी प्रकार से अगर आय 800 करोड़ रुपये है तो ब्याज की दर 2% होनी चाहिए ताकि निवेश और बचत परस्पर बराबर हों। तो ये 4 कॉम्बिनेशन जो हमने यहाँ पर लिए हैं ब्याज दर और आय के, ये वो कॉम्बिनेशन हैं, ये वो संयोग हैं जिन पर निवेश और बचत दोनों बराबर हैं। इसको हम रेखा चित्र में भी इस प्रकार से दिखा सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। आई वक्र जो है वो निवेश वक्र है, S1, S2, S3, S4 ये चारों जो हैं बचत वक्र हैं जो अलग अलग आय स्तरों पर बचत की मात्रा को दिखाते हैं। 200 करोड़ रुपए की आय पर S1 वक्र है। इसी प्रकार से 400 करोड़ रुपये की आय पर जो बचत वक्र है वो S2 है। और दोनों के मध्य यानी कि निवेश और बचत के मध्य S1 और I के मध्य जो समानता है वो 5% ब्याज की दर पर निर्धारित होती है। 200 करोड़ रुपये आय स्तर पर, यानी कि आय स्तर 200 करोड़ है और ब्याज की दर 5% है। इसी प्रकार से S2 ब्याज की दर 4% और आय स्तर 400 करोड़ रुपये पर परस्पर बराबर है आय के। इसी प्रकार से S3 ब्याज की दर 3% और आय स्तर 600 करोड़ रुपये पर आय के बराबर है, यानी कि निवेश वक्र के बराबर है। अब अगर हम इसी को आय स्तर के आधार पर दिखाएं, यानी कि IS वक्र अगर हम इससे बनाएं तो हमें एक्स अक्ष पर आय को लेना पड़ेगा, 200 करोड़, 400 करोड़, 600 करोड़ और 800 करोड़। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब 200 करोड़ रुपए की आय थी तो ब्याज दर 5% थी। इसलिए क्या होगा कि यहाँ पर 5% ब्याज दर पर 200 करोड़ रुपए की आय को एक्स अक्ष पर दिखाया जाएगा। इसी प्रकार से 400 करोड़ रुपए की आय पर बचत और निवेश कब बराबर थे? जब ब्याज की दर 4% थी। तो 4% पर जो आय का स्तर होगा वो 400 करोड़ रुपये होगा। तो इस प्रकार से हमारा IS वक्र जो होगा वो व्युत्पन्न हो जाएगा। ये IS वक्र उन बिंदुओं का पथ है जहां पर बचत और निवेश परस्पर बराबर है। ये ब्याज की दर और आय के विभिन्न स्तरों के बीच में ऐसे संयोगों को दिखाता है जहां पर बचत और निवेश परस्पर बराबर होते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये इसकी व्याख्या है रेखा चित्र की। आगे बढ़ते हैं। IS वक्र में ढाल और विवर्तन मतलब शिफ्ट होना इसका बाईं ओर या दाईं ओर। IS वक्र का ढाल बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है, जैसा कि आप रेखा चित्र में देख सकते हैं। IS वक्र के नकारात्मक ढलान का कारण यह है कि आय के उच्च स्तर पर बचत अधिक होती है। बचत जितनी अधिक होगी ब्याज की दर उतनी ही कम होगी। जैसे जैसे ब्याज की दर गिरती है निवेश तब तक बढ़ता जाता है जब तक यह उच्च बचत के बराबर नहीं हो जाता, यानी कि बढ़ी हुई बचत के बराबर ये नहीं हो जाता, तब तक निवेश क्या होगा? बढ़ता रहेगा। इस प्रकार जैसे जैसे आय बढ़ती है बचत और निवेश के बीच समानता कम ब्याज दर पर स्थापित होती है, क्योंकि जब आय बढ़ती है तो बचत बढ़ती है, बचत बढ़ने पर ब्याज दर गिरती है और निवेश बढ़ता है ब्याज दर के गिरने पर। तो इसलिए जो बचत और निवेश के बीच समानता होगी वो ब्याज दर के निचले स्तर पर स्थापित होगी अगर आय बढ़ती है, और जैसे जैसे आय घटती है बचत निवेश समानता ब्याज की उच्च दर पर स्थापित
होती है, क्योंकि आय के घटने पर बचत घटती है, जिससे ब्याज दर बढ़ने लगती है। ब्याज दर के बढ़ने पर निवेश घटने लगता है। तो वो जो समानता स्थापित होती है वो ब्याज की उच्च दर पर स्थापित होती है आय के घटने पर। आईएस वक्र की जो स्थिति है ये दो बातों पर निर्भर करती है, बचत अनुसूची या उपभोग फलन, और दूसरा है निवेश अनुसूची या पूंजी की सीमांत दक्षता भी आप इसको कह सकते हैं। ये इन दो बातों पर निर्भर करती है कि आईएस वक्र की स्थिति क्या होगी। बचत अनुसूची या बचत वक्र का ऊपर की ओर संचलन। अगर बचत अनुसूची में वृद्धि होती है यानी कि बचत बढ़ती है, बचत वक्र ऊपर की ओर बढ़ता है, ऊपर की ओर खिसकता है, या निवेश अनुसूची या निवेश वक्र नीचे की ओर आता है, या दोनों ही में परिवर्तन होता है, बचत ऊपर की ओर बढ़ती है यानी कि बचत बढ़ती है और निवेश घटता है, तब भी ब्याज की दी गई दर के अनुरूप आय स्तर में क्या आएगा, गिरावट आएगी। परिणाम स्वरूप आईएस वक्र में नीचे की ओर संचलन होगा, यानी कि अगर बचत बढ़ती है या निवेश घटता है तो आईएस वक्र नीचे की ओर संचलन करेगा, यानी कि ये आईएस से IS1 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, यदि लाभ की अपेक्षाएं गिरती हैं या समुदाय का कुल उपभोग व्यय घटता है, लाभ की अपेक्षाएं गिरने का मतलब है निवेश का घटना, क्योंकि लाभ की अपेक्षाएं घटेंगी तो जो उद्योगपति हैं वो निवेश घटा देंगे, या फिर समुदाय का कुल उपभोग व्यय घटता है। अगर समुदाय का, लोगों का कुल उपभोग व्यय घटेगा तो इसका मतलब है बचत का बढ़ना। तो इन दोनों ही स्थितियों में आईएस वक्र जो होगा वो बाईं ओर विवर्तित हो जाएगा, जैसा कि आप रेखाचित्र में देख सकते हैं, आईएस वक्र से IS1 की ओर। दूसरी ओर, यदि लाभ की अपेक्षाएं बढ़ती हैं या लोग कम मितव्ययी हो जाते हैं, यानी कि लोग ज़्यादा खर्चा करने लगते हैं, या फिर लाभ की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, तो निवेश बढ़ने लगता है, जिससे आईएस वक्र दाईं ओर विवर्तित हो जाता है। आईएस वक्र जो है वो IS2 की ओर शिफ्ट हो जाता है। तो ये आईएस वक्र जो है ये दो बातों पर निर्भर करेगा, इसका खिसकना कि ये बाईं ओर खिसकेगा या दाईं ओर खिसकेगा, बचत और निवेश पर। अगर बचत बढ़ेगी तो निवेश जो है वो, यानी कि जो आईएस वक्र है, जो आईएस वक्र है वो IS1 की ओर शिफ्ट होगा, यानी कि बाईं ओर शिफ्ट होगा। और अगर बचत घटेगी, निवेश बढ़ेगा, तो ये IS2 की ओर शिफ्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, LM वक्र। केन्स का तरलता पसंदगी सिद्धांत के अनुसार तरलता पसंदगी या नकद मुद्रा रखने की मांग आय का एक बढ़ता हुआ फलन है, यानी कि आय के बढ़ने पर तरलता पसंदगी बढ़ जाती है, लोग ज़्यादा मुद्रा को नकद अपने पास रखना चाहते हैं, इसका मतलब ये होता है। और इसके विपरीत भी, यानी कि अगर आय घटती है तो तरलता वरीयता भी घट जाती है, यानी कि नकदी जो रखने की जो मात्रा है लोगों के पास वो घट जाती है अगर आय में कमी आती है तो। और जो मुद्रा की आपूर्ति है वो मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा तय की जाती है, और ये मुद्रापूर्ति ब्याज बेरोजगार होती है, इसलिए मुद्रा का जो आपूर्ति वक्र होगा वो एक ऊर्ध्वाधर रेखा के रूप में होगा। किन्स का तरलता पसंदगी सिद्धांत आय के विभिन्न स्तरों पर तरलता पसंदगी अनुसूचियों का एक समुच्चय प्रदान करता है, यानी कि जो सिद्धांत है ये नकद मुद्रा की मांग की अनुसूचियों का एक सेट हमें प्रदान करता है, जो मुद्रा के आपूर्ति वक्र के साथ मिलकर LM वक्र देता है। यह LM वक्र आय के विभिन्न स्तरों के अनुरूप ब्याज की विभिन्न दरों को बताता है, यानी कि विभिन्न आय स्तर पर क्या क्या ब्याज दरें होंगी, ये हमें ये बताता है। इस प्रकार LM वक्र मौद्रिक क्षेत्र में संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है, जो आय के स्तर और ब्याज दरों के उन सभी संयोजनों को दर्शाता है जिन पर मुद्रा की कुल मांग अर्थात तरलता वरीयता और मुद्रा की आपूर्ति परस्पर बराबर होते हैं। LM वक्र तरलता वरीयता और मुद्रा की आपूर्ति के बीच संतुलन के बिंदुओं का पथ है, जैसे IS वक्र निवेश और बचत के बीच संतुलन के बिंदुओं का पथ है। दोनों ही वक्र आय स्तर और ब्याज दरों के संयोजनों को दर्शाते हैं, लेकिन LM वक्र ऐसे संयोजनों को दर्शाता है जिन पर तरलता वरीयता यानी कि मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति परस्पर बराबर होते हैं, और IS वक्र
आय स्तर और ब्याज दर के उन सभी संयोजनों को दर्शाता है जिन पर निवेश और बचत परस्पर बराबर होते हैं। तो दिखाते दोनों आय स्तर और ब्याज दर के संयोजन ही हैं, संयोग ही हैं, लेकिन वो कैसे संयोग हैं, इनमें अंतर है। एलएम वक्र ऐसे संयोजनों को दर्शाता है जिन पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की आपूर्ति परस्पर बराबर होते हैं, जबकि आयस वक्र आय के स्तर और ब्याज दर के ऐसे संयोजनों को दर्शाता है, ऐसे संयोगों को दर्शाता है जिन पर निवेश और बचत परस्पर बराबर होते हैं। एलएम अनुसूची की उत्पत्ति या व्युत्पत्ति। तरलता पसंदगी अनुसूची या मुद्रा मांग अनुसूची। इसमें मुद्रा की मांग में दो चीज़ें शामिल होती हैं, L1 फलन और L2 फलन। L1 में व्यावसायिक एवं आकस्मिक उद्देश्य हेतु की जाने वाली मुद्रा की मांग शामिल रहती है जो कि आय स्तर पर निर्भर करती है, और L2 फलन में सट्टा उद्देश्य हेतु की जाने वाली मुद्रा की मांग को शामिल किया जाता है जो कि ब्याज की दर पर निर्भर करती है। इस प्रकार से जो मुद्रा की कुल मांग होगी वो L1 और L2 फलन का योग होगी, यानी कि आय स्तर 200 करोड़ रुपये पर L1 जो होगी वो 30 करोड़ रुपये होगी, और इस समय ब्याज दर 2% होनी चाहिए ताकि सट्टा उद्देश्य के लिए जो मुद्रा मांग है वो 70 करोड़ रुपये हो, ताकि मुद्रा की कुल मांग जो है वो 100 करोड़ रुपये हो सके। इसी प्रकार से अगर आय स्तर अति उच्च है 800 करोड़ रुपये, जिस पर L1 जो है 60 करोड़ रुपये है, तो ब्याज की दर उच्च होनी चाहिए ताकि सट्टा उद्देश्य के लिए जो मांग है मुद्रा की वो 40 करोड़ रुपये हो, ताकि मुद्रा की कुल मांग 100 करोड़ रुपये हो। 100 करोड़ रुपये इसलिए होनी चाहिए क्योंकि मुद्रा की जो आपूर्ति है वो स्थिर है और वो 100 करोड़ रुपये हमने यहाँ पर मानी है। अब एलएम अनुसूची जो होगी वो ब्याज दर और आय स्तर के संयोजनों को दिखाने वाली होगी। इन पर मुद्रा की कुल मांग और मुद्रा की कुल आपूर्ति परस्पर बराबर है जो कि 100 करोड़ रुपये है। इसको हम रेखा चित्र में इस प्रकार से दिखा सकते हैं। 800 करोड़ रुपये की आय पर L4 मुद्रा मांग है और ये 5% की ब्याज दर पर मुद्रा आपूर्ति के बराबर है, यानी कि एम वक्र को ये 5% ब्याज दर पर प्रतिशत करती है। इसी प्रकार से L3 4% ब्याज दर पर, L2 3% ब्याज दर पर और L1 2% ब्याज दर पर प्रतिच्छेदित करती है, और L1 मुद्रा की मांग 200 करोड़ रुपये आय स्तर पर है। जब हम इसे आय और ब्याज दर के संदर्भ में देखते हैं तो हमें एलएम वक्र प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, ये इस रेखा चित्र की व्याख्या है। एलएम वक्र जो है बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता हुआ होता है, क्योंकि आय में परिवर्तन की दिशा में ही क्या होता है, ब्याज दर में परिवर्तन होता है। जैसे जैसे आय स्तर बढ़ता है वैसे वैसे ब्याज की दर बढ़ती है। आय बढ़ने पर व्यावसायिक लेन देन में मुद्रा की मांग में वृद्धि होती है, लेकिन मुद्रा की आपूर्ति निश्चित रहती है, इसको घटाया बढ़ाया नहीं जाता। इसलिए लोग अपनी बढ़ी हुई तरलता वरीयता को पूरा करने के लिए बॉन्ड बेचते हैं। बॉन्ड बेचने से बॉन्ड की कीमतें गिरती हैं और ब्याज दर बढ़ने लगती है। इस प्रकार से आय बढ़ने पर ब्याज की दर बढ़ती है। इसी प्रकार जैसे ही आय गिरती है, लेन देन की मांग में गिरावट आने के कारण, यानी कि व्यापार मंदा हो जाता है, व्यापार कम हो जाता है, इसलिए व्यापारिक जो लेन देन की मांग है मुद्रा की वो कम हो जाती है। सट्टे के लिए अतिरिक्त धन की आपूर्ति उपलब्ध होती है लोगों को, लोग बॉन्ड खरीदते हैं, परिणाम स्वरूप बॉन्ड की कीमतें बढ़ती हैं और ब्याज दर गिरने लगती है। तो आय का निम्न स्तर ब्याज दर के निम्न स्तर से संबंधित है। इस प्रकार से तो एलएम वक्र जो होगा वो क्या होगा, जैसे जैसे आय बढ़ेगी ब्याज दर भी बढ़ेगी, इस चीज को ये दिखाता है। वास्तव में एलएम वक्र चित्र 3 में दिखाए गए वक्र की भांति होता है।
इसमें 3 भाग हैं। सी से ऊपर वाला भाग प्रतिष्ठित श्रेणी क्लासिकल रेंज कहलाता है। ये सी से ऊपर वाला हिस्सा आप देख सकते हैं जो कि वाई अक्ष के समानांतर है, लंबवत है। ये एलएम वक्र के इस लंबवत क्षेत्र को परंपरागत श्रेणी कहा जाता है। एलएम वक्र के परंपरागत क्षेत्र में आय स्तर, ब्याज, मुद्रा का वेग, ये सभी अत्यधिक उच्च स्तर पर होते हैं। उच्च आय स्तरों पर निश्चित मुद्रा आपूर्ति पर लेन देन के लिए मुद्रा की मांग बढ़ जाती है, इसलिए ब्याज की दर तेजी से बढ़ती है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मुद्रा को केवल विनिमय का एक माध्यम मानते थे। इसका मतलब ये हुआ कि एलएम वक्र के परंपरागत क्षेत्र में संपूर्ण मुद्रा आपूर्ति लेन देन के उद्देश्य के लिए उपयोग की जाती है और इसका कोई भी भाग सट्टे उद्देश्य के लिए संचित नहीं रखा जाता। एलएम वक्र के इस ऊर्ध्वाधर क्षेत्र में मुद्रा की निश्चित आपूर्ति राष्ट्रीय उत्पादन के आगे विस्तार के लिए एक अड़चन बन जाती है। दूसरा जो भाग है वह है किन्शियन श्रेणी, जो कि ए से बी तक आप रेखा चित्र में देख सकते हैं। ये एक्स अक्ष के समानांतर है। इसे केन्सियन श्रेणी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह किन्स की तरलता जाल परिकल्पना से उत्पन्न होता है। एलएम वक्र के इस क्षेत्र में आय स्तर, ब्याज और मुद्रा का वेग अत्यधिक निम्न स्तर पर होता है। आय के निचले स्तर पर लेन देन के लिए मुद्रा की मांग बढ़ जाती है, इसलिए मुद्रा की आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा सट्टा उद्देश्य के लिए उपलब्ध हो जाता है। लेकिन ब्याज दरें अत्यधिक कम होने के कारण बॉन्डों की खरीद इतनी जोखिम भरी है कि नकद शेष रखने वाले लोग, यानी जिनके पास नकदी है, वो लोग बॉन्ड खरीदने के बजाय मुद्रा को नकद रूप में अपने पास रखना पसंद करते हैं। इसलिए ब्याज दरों में और अधिक गिरावट नहीं आएगी और एलएम वक्र जो होगा वो पूर्णतः लोचदार हो जाएगा। यानी कि जो किन्शियन श्रेणी है ये ब्याज की न्यूनतम दर को प्रदर्शित करती है। तीसरी श्रेणी है मध्यवर्ती श्रेणी, बीसी क्षेत्र मध्यवर्ती क्षेत्र या श्रेणी कहलाता है। एलएम वक्र के क्षेत्र में आय स्तर, ब्याज और मुद्रा का वेग मध्यम स्तर पर होता है। इसी क्षेत्र की स्थितियां वास्तविक अर्थव्यवस्था में पाई जाती हैं। चूंकि एलएम वक्र एक स्थिर मुद्रा आपूर्ति के लिए व्युत्पन्न होता है, यानी कि जो बनाया जाता है वक्र, ये मुद्रा आपूर्ति को स्थिर मानते हुए बनाया जाता है, इसलिए मुद्रा आपूर्ति में परिवर्तन होने के कारण एलएम वक्र में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि ये शिफ्ट हो जाता है। यदि मुद्रा की आपूर्ति गिरती है, घट जाती है, तो एलएम वक्र बाईं ओर स्थानांतरित हो जाता है और अगर मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है तो ये दाईं ओर खिसक जाता है, जैसा कि आप रेखा चित्र में देख सकते हैं। मुद्रा आपूर्ति गिरने पर ये एलएम से LM1 हो जाता है और अगर मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है तो ये एलएम वक्र से दाएं खिसककर LM2 वक्र की स्थिति पर आ जाता है। ब्याज दर का निर्धारण। ब्याज के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार ब्याज की संतुलन दर और आय का संतुलन स्तर एक साथ IS और LM वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदु पर निर्धारित होता है। ये दोनों ही, यानी कि ब्याज की संतुलन दर और आय का संतुलन स्तर दोनों ही IS और LM वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदु पर निर्धारित होता है। IS वक्र वास्तविक क्षेत्र में संतुलन को दर्शाता है। IS वक्र के प्रत्येक बिंदु पर बचत और निवेश परस्पर बराबर होते हैं। LM वक्र जो है वो मौद्रिक क्षेत्र में संतुलन को दर्शाता है। LM वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की आपूर्ति परस्पर बराबर होते हैं। इसलिए समग्र या सामान्य संतुलन अर्थात मुद्रा बाजार और वास्तविक बाजार दोनों में एक साथ संतुलन जो है वो IS और LM वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदु पर स्थापित होता है, जैसा कि आप चित्र 4 में देख सकते हैं। IS और LM वक्र ई बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, इसलिए जो ब्याज की संतुलन दर है वो OR निर्धारित होती है। चित्र 4 में सामान्य संतुलन बिंदु ई पर है, जहां IS और LM वक्र एक दूसरे को काटते हैं। ब्याज की संतुलन दर OR है और संतुलन आय स्तर OY है। OR और OY ब्याज और आय की दर का एकमात्र संयोजन है जिस पर वास्तविक और मौद्रिक दोनों बाजार संतुलन में हैं।
यानी कि ई बिंदु पर एस बराबर आई है, यानी कि बचत और निवेश भी बराबर है आपस में, और मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा की मांग भी आपस में बराबर है। आय और ब्याज की दर के अन्य सभी जो संयोजन है वो असंतुलन के संयोजन है। जैसे कि आप उदाहरण के लिए बिंदु ए पर विचार करें। यहाँ पर अर्थव्यवस्था का जो वास्तविक क्षेत्र है वो संतुलन में होगा, लेकिन मौद्रिक क्षेत्र असंतुलन में होगा, क्योंकि ए बिंदु पर मुद्रा की जो आपूर्ति है वो ज़्यादा होगी और मांग कम होगी। इसी प्रकार से अगर हम सी की बात करें, बिंदु सी जो कि ए से ठीक नीचे की तरफ है, इस पर विचार करें तो यहाँ पर क्या होगा, सी बिंदु पर अर्थव्यवस्था में मौद्रिक क्षेत्र संतुलन में होगा, क्योंकि यहाँ पर मुद्रा की मांग और पूर्ति परस्पर बराबर होंगे। लेकिन यहाँ पर वास्तविक क्षेत्र जो है वो संतुलन में नहीं होगा, क्योंकि ब्याज दर कम है, इसलिए निवेश के लिए मांग ज़्यादा होगी और बचत कम होगी। तो यहाँ पर वास्तविक क्षेत्र जो है वो असंतुलन में होगा। बिंदु डी पर अगर हम बात करें तो बिंदु डी के साथ में क्या होगा, यहाँ पर वास्तविक क्षेत्र संतुलन में होगा, लेकिन मौद्रिक क्षेत्र संतुलन में नहीं होगा। यहाँ पर मुद्रा की आपूर्ति कम होगी मुद्रा की मांग की तुलना में। तो इस प्रकार से जो सामान्य संतुलन बिंदु है वो ई है, जहाँ पर वास्तविक और मौद्रिक दोनों ही क्षेत्र संतुलन की स्थिति में है, यानी कि बचत निवेश के बराबर है और मुद्रा की मांग मुद्रा की पूर्ति के बराबर है। ये इस रेखा चित्र की व्याख्या है, आप इसको देख सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आईएस और एलएम वक्रों में परिवर्तन और संतुलित ब्याज दर में परिवर्तन। आईएस और एलएम वक्र ई बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ई बिंदु यहाँ पर संतुलन का बिंदु है, यानी कि संतुलित ब्याज दर जो है वो ओ आर है और संतुलित आय स्तर ओ वाई है। अब मान लेते हैं कि एलएम वक्र जो है वो LM1 की ओर खिसका, यानी कि मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हुई और ये वक्र जो है वो LM से LM1 की ओर खिसक गया, जबकि बचत और निवेश जो है वो बराबर है, मतलब उनमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। तो तब ब्याज की जो दर होगी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ब्याज की दर OR1 हो जाएगी और नया संतुलन बिंदु E1 हो जाएगा, और आय स्तर जो संतुलित आय स्तर है वो बढ़कर के OY से OY1 हो जाएगा। अब मान लीजिए कि मुद्रा आपूर्ति बढ़ने के साथ ही निवेश बढ़ता है और IS वक्र दाईं ओर खिसक करके IS1 हो जाता है, तब जो नया संतुलन होगा ब्याज दर का वो होगा E2, और इस प्रकार से संतुलित ब्याज दर OR2 हो जाएगी और जो संतुलित आय स्तर होगा वो भी बढ़कर के OY2 हो जाएगा। यानी कि अगर निवेश और मुद्रा आपूर्ति दोनों बढ़ते हैं तो ये आय स्तर में वृद्धि करते हैं, साथ ही साथ ब्याज की दर में भी वृद्धि करते हैं। तो इस प्रकार से IS-LM वक्रों में परिवर्तन अगर होता है तो संतुलित ब्याज की दर में भी इस परिवर्तन के अनुरूप परिवर्तन हो जाता है। IS-LM जिस तरीके से बदलेंगे ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि ब्याज की दर में किस प्रकार से परिवर्तन होंगे। ये इस रेखा चित्र की व्याख्या है। ब्याज दर निर्धारण के आधुनिक सिद्धांत के क्या क्या निष्कर्ष हैं, एक बार देख लेते हैं। IS और LM वक्रों पर प्रतिच्छेदन ब्याज की संतुलन दर और वस्तु बाजार तथा मुद्रा बाजार दोनों में एक साथ आय के संतुलन स्तर को निर्धारित करता है। IS वक्र पर कोई भी असमानता आय के स्तर में परिवर्तन के माध्यम से ठीक हो जाती है। दूसरी ओर LM वक्र पर कोई भी असमानता ब्याज दर में परिवर्तन के माध्यम से ठीक हो जाती है। IS वक्र इंगित करता है, यानी कि ये दर्शाता है कि ब्याज दर में परिवर्तन
आय के स्तर को निर्धारित करने में सहायक है। और LM वक्र ये इंगित करता है कि आय में परिवर्तन ब्याज दर निर्धारित करने में सहायक है। चौथा निष्कर्ष है, दिए गए IS वक्र के साथ जब LM वक्र दाईं ओर शिफ्ट होता है तो ब्याज की दर गिरती है और आय बढ़ती है। दिए गए LM वक्र के साथ जब IS वक्र दाईं ओर शिफ्ट होता है तो ब्याज की दर और आय दोनों में ही वृद्धि होती है। ये इसके महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं सिद्धांत के। आधुनिक सिद्धांत की श्रेष्ठता अन्य सिद्धांतों पे। ये सिद्धांत अधिक वास्तविक है। किन्स का ब्याज सिद्धांत वास्तविक तत्वों की पूर्णतः उपेक्षा करता है और प्रतिष्ठित ब्याज सिद्धांत मौद्रिक तत्वों की पूर्णतः उपेक्षा करता है। जबकि ब्याज का जो आधुनिक सिद्धांत है वह ब्याज निर्धारण में मौद्रिक और वास्तविक दोनों ही तत्वों को शामिल करता है। दूसरी श्रेष्ठता का कारण है निश्चितता। किन्स का तरलता पसंद सिद्धांत और प्रतिष्ठित ब्याज सिद्धांत दोनों ही अनिश्चित सिद्धांत हैं, जबकि आधुनिक सिद्धांत एक निश्चित सिद्धांत। ब्याज का आधुनिक सिद्धांत प्रतिष्ठित और तरलता पसंद के सिद्धांत से इसलिए भी श्रेष्ठ है क्योंकि यह सिद्धांत एक और राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों में समन्वय लाता है तो दूसरी ओर आय निर्धारण के सिद्धांत को मुद्रा सिद्धांत से भी जोड़ देता है। यानी कि ये सिद्धांत अधिक नीति परक है। आय परिवर्तन के प्रभाव को ध्यान में रखना, यानी कि जो आधुनिक ब्याज का सिद्धांत है वह आय परिवर्तन के प्रभाव का ध्यान रखता है। ब्याज की दर पर क्या प्रभाव आय परिवर्तन के पड़ते हैं। ब्याज के अन्य सिद्धांत आय के स्तर को स्थिर मानते हैं और ब्याज की दर पर इसके प्रभाव को ध्यान में नहीं रखते हैं, जबकि ब्याज का आधुनिक सिद्धांत आय में परिवर्तन के ब्याज दर पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखता है। तो ये इसकी श्रेष्ठता के कुछ बिंदु थे, कुछ कारण थे। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक ब्याज सिद्धांत की आलोचना। यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि ब्याज दर, ये इसकी पहली आलोचना है। कमियां, यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि ब्याज दर पूर्ण रूप से परिवर्तनशील है। यदि केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों को स्थिर रख दिया जाए तो इस सिद्धांत की समायोजन प्रक्रिया कार्य नहीं कर पाएगी। दूसरी आलोचना है, इस सिद्धांत में विनियोग को ब्याज सापेक्ष माना गया है, अर्थात ब्याज दर में परिवर्तन होने पर विनियोग में परिवर्तन होता है। व्यवहारिक रूप में ऐसा न होने पर समायोजन प्रक्रिया कार्य नहीं करेगी। और वैसे भी अगर देखें तो विनियोग केवल ब्याज पर निर्भर नहीं करता, और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिन पर विनियोग निर्भर करता है। डॉन पेटिनकिन के अनुसार इस सिद्धांत में कीमत स्तर के परिवर्तन की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। मुद्रा की पूर्ति, बचत तथा मुद्रा की मांग में परिवर्तन होने पर ब्याज दरों तथा राष्ट्रीय आय में परिवर्तन के साथ साथ वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें भी प्रभावित होती हैं। इसलिए कीमतों को भी ब्याज के सिद्धांत में शामिल करना आवश्यक है, ऐसा मानना डॉन पेटिनकिन का है। अगली आलोचना डॉन पेटिनकिन तथा मिल्टन फ्रीडमैन ने की है। इनके अनुसार अर्थव्यवस्था को वास्तविक एवं मौद्रिक क्षेत्रों में विभाजित करना अव्यावहारिक है। वास्तविकता यह है कि ये दोनों ही एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। तो ये कुछ आलोचनाएं थी आधुनिक ब्याज सिद्धांत की। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।